Hello students, welcome to Sri Academy online study platform. Today we start chapter first, which is French Revolution. Let's start the class. The French Revolution. Revolution means total change in any system. The French Revolution means Francesi Kranti. This topic is also discussed in our previous lecture, but some students have some language problems. That's why I prepare it again. Let's come on the chapter. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm when the French Revolution held for 1789. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में पेरिस सिटी में, पेरिस जहाँ पे जो कि फ्रांस की कैपिटल भी है, आतंक का माहौल था। किंग ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और र्यूमर्स था कि किंग ने जो सेना को नगर में घुसने का आदेश दिया है उस नागरिकों पर गोलियां चलाने के लिए यह आदेश दिया गया है जो वहाँ के सिटीजन थे उन पर। इसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? अप्रॉक्स 7,000 मेंस एंड वेमेंस कलेक्ट इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया, मीन्स जन सेना, लोगों की सेना बनाने के बारे में उन्होंने सोचा और दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद क्या किया कि दे ब्रोक अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। इसके बाद उन्होंने जब जन सेना के रूप में अपने को फॉर्म कर लिया, इसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी थी उन पर अटैक करना स्टार्ट किया, उनको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया। क्यों? इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की खोज में। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. इसके बाद more than 100 people means कई 100 लोग पेरिस नगर के ईस्टर्न पार्ट की ओर चल पड़े और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। In the armed fight that followed, in commander of the Bastille was killed. और इस फाइट में क्या हुआ कि the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, और जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया। Though there were only 7 of them, वो मात्र 7, उनका नंबर 7 थे। Yet the Bastille was hated by all. बेस्टाइल जो है, बेस्टाइल का जो प्रिजन है, जो फोर्ट है, वो लोगों के द्वारा हेट के नज़र से देखा जाता था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। वाई? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा जो थे उनकी निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वॉज सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विस्ड टू कीप अ सॉवनीर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या हुआ? जब बेस्टाइल फोर्ट को का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, डिमोलाइज कर दिया गया, इसके बाद उसके जो फ्रैगमेंट्स थे, उसके जो टूटे फूटे ध्वंस किए हुए सामग्रियां थी, उसको मार्केट में सोल्ड किया गया और जो लोग इस घटना को अपने स्मृति चिन्ह की तरह संजो के रखना चाहते थे, उन्होंने उसे परचेज किया और अपने पास रखा। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. In many remote areas of the France, of the Paris,
people are protesting, many people are protesting. Why? Because the price of bread was increased. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? हिस्टोरियंस जो हैं इस इवेंट को एक ऐसी कड़ी के रूप में, एक ऐसे चेन के रूप में, एक ऐसे लिंक की तरह देखे जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? वी कम ऑन द पॉइंट फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पॉइंट फर्स्ट हमें अच्छे से बता देगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में कैसी थी? हियर यू कैन सी द पिक्चर, फिगर नंबर 2. A society of states. Note that within the third state some were rich and poor. Okay. First state, second state and third state. The French society was divided into how many states? 3 states. First state, second state and third state. In first state we can see here is clergy. In first state we can see clergy. In second state nobility. In third state big businessmen, merchants, official liars, etc. After that peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants. Clergy means पादरी, जो कि चर्च के हेड हुआ करते थे। जैसे कि इंडिया में हम टेम्पल्स के हेड देखते हैं जो पंडित होते हैं, या फिर मस्जिद के हेड जो होते हैं मौलवीज। इसी तरह से जो क्रिश्चियन होते हैं उनके हेड, उनके रिलीजियस हेड क्लरिजी होते हैं, पादरी। पादरी वर्ग फर्स्ट स्टेट में होते थे। सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग होते थे, नोबिलिटी, जो कि राज परिवार से संबंध रखते थे। थर्ड स्टेट्स में बिग बिजनेसमैन, मर्केंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर्स एटसेट्रा। peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants. Means in third state we can see there is different economical group are in third state. बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्केंट्स भी थे, कोर्ट ऑफिसर भी थे, लॉयर्स भी थे, और पीजेंट्स, आर्टिसंस भी थे, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स भी थर्ड स्टेट्स में ही थे। ओके, नाउ in 1774 Louis XIV of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में क्या हुआ कि लुई 16 बॉर्बन फैमिली का जो कि किंग बना, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 1774 में लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette. When he ascended the throne, जब वो गद्दी पर बैठा, then he was only 20 years old and he married to the Austrian princess Marie Antoinette. What was the name of the princess? Marie Antoinette, and she was a Austrian princess. ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। व्हेन लुई 16 ascended on the throne of France, then the treasury was empty. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to
this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. After a long years of war, the France financial condition was going to worst, and there is so many expenditures is in Versailles, in the palace of Versailles. वर्साइल जो था का जो पैलेस था उसमें भी काफ़ी कास्ट आई थी, और लुई 16 के अंडर में फ्रांस जो है, जो 13 कॉलोनीज़ अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ही मिला के ना अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसको इंडिपेंडेंट करने में फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया था। क्यों? क्योंकि दोनों की कॉमन एनिमी एक था ब्रिटेन। ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने ऐसा किया था, अमेरिका का हेल्प, जबकि उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। व्हाट वाज द इम्पैक्ट? द वॉर एडेड मोर देन $1 billion leverage to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage. राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया था। लुई 16 ने लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस का जो फिनंशियल कंडीशन था वो बर्बाद हो चुका था। वर्साइल्स का जो पैलेस था उसमें राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो कॉलोनीज़ थी को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर अब 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो अब क्या होगा कि lenders who gave the state credit now began to charge 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब जो उन्हें लोन दिया है वो तो इंटरेस्ट मांगेगा ही ना, तो लेंडर्स जो हैं दे वांट 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट थी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो रही थी। और यह कदम भी नाकाफ़ी जब निकला तो क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में जो 3rd स्टेट्स था उनको केवल टैक्स पे करने के लिए रखा गया था, उन पर और भी टैक्स लेवी कर दिया गया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहाँ से क्या होता है सोर्स? टैक्स ही होता है। तो जब उसके पास इतना डेप्ट हो गया, डेप्थ में जब चला गया गवर्नमेंट, तो क्या करेगा कि उसने और भी टैक्स लेवी करना चाहा। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the 3rd state paid taxes. देखो, जबकि बाकी जो हैं दो ऊपर के जो हैं 1st and 2nd स्टेट्स, रिच ये लोग हैं, पैसे ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं और टैक्स कौन में पे कर रहा है? ओनली 3rd स्टेट्स। The Society of States was part of the feudal system and dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789.
ओल्ड रिजाइम मीन्स ओल्ड रिजाइम जो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 मीन्स बिफोर द रेवोल्यूशन. The society of state was part of the feudal system. In France, what we see, or in Europe also, feudalism is there, and because they live like the Middle Ages. And figure 2 shows how the system of states in French society was organized, which is first, second and third state. Peasant made up about 90% of population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third state. The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. क्लैरिजी और नोबिलिटी जो था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. नोबल्स को क्या था कि उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस था, सामंतवादी privileges था. They included feudal dues. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army, or to participate in building roads. What we see here कि इन फ्रेंच सोसाइटी जो क्लास डिवीज़न था, जो 3 स्टेट्स में डिवीज़न था, वो क्या दिखाता है हमें, वर्ग व्यवस्था को, जो कि पूरी आबादी में लगभग 90% फार्मर्स थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी. लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था. 60% ज़मीन पे. फर्स्ट 2 स्टेट्स जो थे जिसमें कि क्लैरिजी और नोबिलिटी थे के लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार उनके बर्थ से ही प्राप्त थे. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था, प्रिविलेज था, वो राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट. कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे. वह किसानों के सामंती कर वसूला करते थे. कौन? कुलीन वर्ग. नोबिलिटी. किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी में के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण आदि में सहयोग करने के लिए बाध्य थे. द चर्च to extracted its shares of taxes called tithes from the peasants. चर्च जो है वो भी थर्ड स्टेट्स पे ही टैक्स लेवी करता था, जो कि टिथ होता था, वो 1/10 जिसकी प्रॉपर्टी का 1/10 हुआ करता था. एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइले. टाइले क्या था? डायरेक्ट टैक्स था, और इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे. एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. फ्रांस की सोसाइटी के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स जो थे, सारे पैसे उन्हीं के पास थे, लेकिन टैक्स पे करने के लिए जो थर्ड स्टेट के गरीब लोग हुआ करते थे वही करते थे. मीन्स थर्ड स्टेट में जितने भी लोग थे सारे लोग टैक्स पे करते थे, जबकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के प्रिविलेज्ड लोग उसको एंजॉय करते थे. In this picture we can see here this poor fellow bring everything, grain, fruit, money, salad. The fat lord sit there ready to accept it all. He does not care to grace him with a look. देखो ये जो है, ये कौन है?
ये लैंडलॉर्ड है और ये कौन है? ही इज़ अ फार्मर। देखो ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज़ डूइंग, he comes with some money, some granaries, and in his hand some salads, vegetables are seeing, and the landlord is taking all that. इस पिक्चर को किस तरह दिखाया गया है कि द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर, द पीजेंट, द फ्लाई। नोबल मैन किस तरह है? एक स्पाइडर की तरह है, एक मकड़ी के जाले की तरह है। कुलीन मीन्स नोबल्स मीन्स जितने भी नोबल हैं उन सब का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है मीन्स मकड़ी का जाला है, और इसमें कोई भी किसान एक मक्खी की तरह, जो जिस तरह से मकड़ी का जाला रहता है उसमें कोई भी मक्खी आती है तो फंस जाती है, इसी तरह से इन नोबल्स के जाल में किसान बेचारे फंस जाते थे। और इनको चाहे नोबल्स को फार्मर्स जितना भी पे कर दें, लेकिन इनका जो लालच है वो हमेशा बढ़ता ही जाता था। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। The struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. फ्रांस की पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज़ ही करती जा रही थी। पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज़ ही करती है, कम तो होती नहीं है। 1789 में 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, जबकि 1789 में कितनी हो गई? बढ़ करके 28 मिलियन हो गई, लगभग 5 मिलियन इंक्रीज़ कर गई। अब प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करेगा नहीं इसके साथ, तो क्या होगा कि लोगों के अंदर लोगों में भुखमरी पैदा होएगी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं डिमांड के साथ साथ, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड लैंड में कुछ सपोज दैट एक फील्ड में 20 kg राइस होता है, तो उस फील्ड में ऐसा तो नहीं है ना कि पॉपुलेशन बढ़ी तो उस फील्ड में 40 kg राइस होने लगा, वो राइस तो उतना ही होगा। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो उसको सरवाइव करना फिर कठिन हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. क्या हुआ इसका रिजल्ट कि जब डिमांड बढ़ा तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जब डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो इसके साथ प्राइस राइज कर जाती है, तुरंत उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो क्या होगा कि जो एक नॉर्मल डाइट थी, बहुत कॉमन पीपल की जो नॉर्मल डाइट थी ब्रेड, उसकी प्राइस क्या कर गई? राइज कर गई। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इससे क्या हुआ कि पुअर और रिच का जो गैप है बढ़ता ही गया, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। दिस लेड टू अ subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old Rhine. Subsistence crisis means an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. और एक और डिफ़िकल्ट वर्ड है anonymous, one whose name remains unknown. Okay, subsistence crisis means जीविका संकट, ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और
एनाइनमस मीन्स होता है अनाम, जिसका कोई नाम ही ना हो या जिसका नाम मालूम ना हो। अब ये तुम लोग इसको देख के फिल कर लेना। A growing middle class envisages an end to privileges. In the past, what it's mean? A growing middle class envisages and the end to privileges. उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। किसने? मिडिल क्लास ने। क्या करने के बारे में सोचे कि ये जो विशेषाधिकार प्रिविलेज्ड हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स, इनके प्रिविलेज, ये जो प्रिविलेज है इसको हम लोग कैसे ख़त्म करें। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third states who had become prosperous and had access to education and new ideas. क्या हुआ कि पहले भी हम देख चुके थे कि कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बेसिक चेंजेस जो हैं लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे, क्योंकि थर्ड स्टेट में लॉयर्स भी हुआ करते थे, लिटरेट पर्सन्स हुआ करते थे, पीजेंट्स भी हुआ करते थे। तो हमेशा कभी भी रेवोल्यूशन होता है तो हमेशा जो मिडिल क्लास होता है वही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं और कोई अपना प्रिविलेज तो ख़त्म करना चाहेगा नहीं, और उससे नीचे वाले उनको कोई जानकारी ही नहीं रहती है कि वो कुछ करें। वो इतने ज़्यादा कर्ज में दबे रहते हैं, इतने ज़्यादा गरीब रहते हैं कि वो बस अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने में ही लगे रहते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। एक बेगर के पास इतना टाइम होता है कि वो देश को कुछ सर्व करने के बारे में सोचे? ऑब्वियसली नो, इतना टाइम तो होता नहीं है। वो तो अपनी आज खाया कल क्या खाएगा इसी की चिंता में रहेगा, या तो आज सुबह खाया तो दोपहर में कैसे क्या खाएगा इसकी ही चिंता में रहेगा। तो हमेशा रेवोल्यूशन जो होता है वो मिडिल क्लास जो होता है, जो लिटरेट सोसाइटी रहती है, जिनके पास चीज़ें होती हैं, उनको नॉलेज होता है लेकिन उनको कोई प्रिविलेज नहीं होता है, हमेशा रेवोल्यूशन वही लोग करते हैं। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. 18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है जिसे मध्य वर्ग कहा गया या मिडिल क्लास, जिसने समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। क्योंकि हम देख रहे थे अभी तक 1789 इस समय तक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, और लोग जो हैं वो नई नई चीज़ों के संपर्क में आने लगे थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। इन एडिशन टू मर्केंट एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ऑल ऑफ दीज वर एडुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। Rather, a person's social position must depend on his merit. What the educated persons think that society should, there is no any group which is privileged by the society. Why one should get the privilege and one should not?
If I have quality, then I can perform. The privilege give to me. If you are educated, then the privilege give to you. But why by birth? All of them are opposing it. These idea envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. और ये जो फिलॉसफी है, इसको कौन ला रहा था कि इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रिविलेज्ड बेस्ड सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, बाय बर्थ किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। इसको वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, जो फिलॉसफर्स थे, उनके द्वारा ये थॉट लाया जा रहा था, जिसमें कि सबसे मेन जो फर्स्ट नेम आता है दैट इज़ जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। इनकी एक डॉक्ट्रिन आती है इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनकी फिलॉसफी में क्या रहती है? लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसमें क्या बोलते हैं कि जो डिवाइन राइट है किसका? किंग का, इस रूल को वो नहीं मानते हैं, इसका खंडन करते हैं। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो क्या बोलते हैं कि पीपल और जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सामाजिक समझौता होता है। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ किसी को डिवाइन राइट दे दिया जाएगा। पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने से इलेक्ट करके इलेक्ट करेंगे, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पीपल्स के रिफॉर्म के लिए वर्क करेगा। और वन लाइन इज़ वेरी मच फेमस ऑफ रूसो दैट मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। The next philosopher is, in the spirit of the law, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. Montesquieu second philosopher हैं, first Rousseau, second Montesquieu. Montesquieu ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में पावर डिवीज़न, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि he divided the government in 3 parts. First is legislative, who makes the rules, the executive, who does follow the rules, and the judiciary, who gave the justice for that. पहला क्या करेगा कि कानून बनाएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उसको लागू करवाएगा, और जो नहीं मानेगा उसको जुडिशरी जो है वो दंडित करेगा। और तीनों एक दूसरे से लिंक्ड थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी ऑटोक्रेट नहीं हो पाएगा, कोई भी अपने आप को मोर पावरफुल नहीं कर पाएगा। और एक प्रिंसिपल इसमें चेक एंड बैलेंस का था कि तीनों तीनों गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करेंगे। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और सबसे पहले दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। After the 13th colony declared their independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France. When America was freed, America got freedom, then the political thinkers of France is very much influenced from there, because America is a democratic nation on that period. The idea of these philosophers
were discussed intensively in slogan and coffee houses and spread among people through books and newspapers. आइडिया को अपने कैसे कोई स्प्रेड करेगा, उसके लिए क्या मीडियम होगा? सबसे अच्छा मीडियम न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, और बुक्स और कॉफ़ी हाउसेस, जैसे कि यहाँ पे टी शॉप्स, पान की शॉप्स होती हैं, वैसे वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. इसी समय क्या होता है कि लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की इन्फॉर्मेशन मिलती है. इससे विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध और भी गुस्सा भड़क जाता है, जो कि प्रिविलेज्ड पीपल थे. अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड राइम. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं. जॉर्ज डैन who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies. I was educated in the residential college of Places. There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law court in Paris. The choice of a career in the army was not open to me, as I was not a noble by birth, nor did I have a patron. The church too could not offer me a refuse. I could not buy an office, as I did not possess a sou. My old friends turned their backs to me. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talent could be utilized. क्या कहा इन्होंने, जॉर्ज डांटन ने, कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था. वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला. पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी के तलाश में जुट गया. पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी. सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था. नोबल्स को ही प्रिविलेजेस थे. चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका. मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जो कि फ्रांसीसी करेंसी है, सू, एक सू तक नहीं था, 1 रुपये तक नहीं था हम भारतीय उसमें कहें तो. पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था. व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे. एन इंग्लिशमैन, आर्थर यंग, traveled through France during the years from 1787 to 1789 and wrote detailed descriptions of his journey. He often commented on what he saw. एक इंग्लिशमैन थे, आर्थर यंग. वो क्या देखे, 1787 से 1789 में फ्रांस में वो जर्नी के लिए आए थे, घूमने आए थे. He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the services of free and well-treated men, and he who chooses to dine to the accomplishment of his victim groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped on his son throat in slit. 1789 में, फ्रांस में वो जर्नी के लिए आए थे, घूमने आए थे. He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the services of free and well-treated men, and he who chooses to dine to the accomplishment of his victim groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped on his son throat in slit.
Now in our next lecture we study the second point. Students, I hope this point is clear. French society during the late 18th century, when the French Revolution held in 1789, which family, which dynasty was ruling on that period? Bourbon dynasty, and the king was Louis XVI, who married with Austrian princess whose name is Marie Antoinette. The economical condition of France was going to worst, and after that the third states people, the third state high classes people or the philosophers wanted to create a democratic form of government, or they want to abolish the privileges or the privileged class. Clear? If you have any problem, then please ask me either in WhatsApp or on Zoom class. Thank you.